हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जीएस बून पर आज एक फिर से बेहतरीन टॉपिक आपके बीच में रखने वाले हैं, जो शायद आप सभी लोगों को पूरे यूट्यूब पर ये पहली बार एक साथ बिल्कुल 60 नोट्स के साथ मिलने वाला है। यहाँ पर मैं कहानी और गाथा बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जीएस बून है। यहाँ पर सिर्फ फैक्ट पर बात होने वाली है, और वो फैक्ट जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए, आने वाले एग्जाम में हर बार यही फैक्ट पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, अगर यूरोपीय कंपनियों के आगमन से प्रश्न बना है तो यहीं से बना है। इसके अलावा आपसे कोई भी प्रश्न अदर नहीं पूछा जा सकता है। मैंने वो हर एक टॉपिक यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है, हर एक वो प्रश्न कवर करने का प्रयास किया है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हम लोग एक बड़ा टॉपिक है, बट इसको प्रयास करेंगे कि आधे घंटे में 30 मिनट पर निपटाने का, क्योंकि ये 60 नोट्स के साथ साथ ये जीएस बून का एक टॉपिक है। और जीएस बून का मतलब है कि आप फटाफट उसको नोट्स कर लें अपनी नोटबुक पर, और उसके साथ साथ जिनको आरओ से संबंधित टेस्ट सीरीज, आरओ से संबंधित इस तरह के नोट्स चाहिए हो तो वो नोट्स भी उपलब्ध है यहाँ पर। आरओ के यहाँ पर प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, तो वो भी आप ले सकते हो। इन सबको लेने के लिए आप सभी लोगों को 9889506523 पर एक मैसेज करके सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक है आप सभी के बीच में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं, इधर उधर से हटकर आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे यहाँ पुर्तगाली। कौन आते हैं? तो पुर्तगाली। ठीक है, तो पुर्तगाली जब आए भारत में, तो अब एक एक करके आपको यहाँ से अब पूरी कहानी की तरह याद करना है। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है, ये मेरा वादा और दावा दोनों है। आइए देखते हैं। कहा गया भारत में यूरोपियनों के आने के क्रम में सर्वप्रथम आपके पुर्तगाली आए, इसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए और अंत में फ्रांसीसी आए। इन यूरोपियनों में यद्यपि अंग्रेज डचों के बाद आए, परंतु उनकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो गई थी। तो गलतफहमी बिल्कुल मन में ना बैठा कर रखें कि अंग्रेज पहले आए थे। अंग्रेज आए तो बाद में थे डचों से, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो गई थी। ठीक है, कहा गया प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा, जो वास्को डिगामा आया था लिस्बन से। कहाँ की राजधानी है लिस्बन, जरा बताइएगा। 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद कहा गया अब्दुल मजीद नामक गुजराती पद प्रदर्शक की मदद से कहां पर साओ गैब्रियल नामक जहाज से 20 मई 1498 को कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा। कालीकट भारत के केरल, कहां? भारत में केरल के मालाबार तट पर स्थित है। कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया, लेकिन वहां बसे अरब व्यापारियों ने इनका विरोध भी किया, क्योंकि अब जान रहे थे कोई जैसे आपका परिवार है और आपके परिवार में बड़ा घुल मिलकर लोग रह रहे हैं बड़े अच्छे से, और कोई अदर आकर के उसमें घुलना मिलना चाहे तो थोड़े दिन क्या होता है, मन मुटाव हो जाता है। आगे कहा गया वास्को डिगामा 29 अगस्त 1498 को वापस पुर्तगाल के लिए रवाना हुआ। पुर्तगाल के दो प्रमुख उद्देश्य थे, अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये लोग किस धर्म का प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे? ईसाई धर्म का। ठीक है, अगला कहा गया वास्को डिगामा ने भारत से जाते समय अपने साथ जो मसाले जड़ी बूटियां ले गया था उसको बेचकर 60 गुना, कितना गुना? 60 गुना मुनाफा, क्या 60 गुना मुनाफा कमाया। सारा कुछ भत्ता वत्ता निकालने के बाद ना 60 गुना मुनाफा कमाया, और पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो दा इंडिया, क्या कहा गया? एस्तादो दा इंडिया नाम
दे दिया गया, इंडिया नाम दिया गया। ठीक है, याद रखना। अगला है कि वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? तो पेड्रो अल्बरेज कैम्ब्राल था, जो आपके 1500 में आया था, 31 दिसंबर 1500 ईस्वी में आया था। तो दूसरा कौन था? तो याद रखेंगे दूसरा पुर्तगाली यात्री, इसीलिए आपको हर तरह से दिया गया है। कहा गया वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया। सितंबर 1503 में वह वापस पुर्तगाल के लिए रवाना हो गया। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन भारत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना किए थे। कहां पर? कोचीन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुर्ग को कहा गया स्थापना की। इस दुर्ग को भारत में यूरोपियों द्वारा स्थापित प्रथम दुर्ग भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिपकाया जाता है। इसका निर्माण कहा गया अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा किया गया। यह दुर्ग 1663 तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। कन्नौर केरल में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कब की? 1505 ईस्वी में की। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बनकर आया। कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी का आगमन हुआ। इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी या इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति अपनाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1503 में पुर्तगालियों ने दीव पर, क्या है, वही दमन और दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली बन गए। दीव कहाँ है? तो भाई ये हमारा दीव है। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या कर लिया? सब अधिकार और हिंद महासागर के सबसे बड़े शक्तिशाली बन गए। अब 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों के द्वारा दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। कौन? दूसरा बनकर आया गया। तो पहला कौन था? तो याद रखेंगे, पहला आपका था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कौन सा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया था और लास्ट तक यहाँ गोवा पर बने रहे। तो छीना कब था? 1510 में। सोचो, 1510 में छीन लिए थे। ठीक है। कहा गया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से, कहा गया, निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। जो निम्न वर्गीय महिलाएं थी, निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को जो निम्न वर्ग के पुर्तगाली थे, उनसे क्या किया? भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखो कितनी चालाकी से यहाँ बसने लगे धीरे धीरे ना। आगे आता है, इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? दूसरे वाले। तो दूसरा कौन था? तो आप कहेंगे अल्बुकर्क ने। ठीक है, अल्बुकर्क। आगे बढ़ते हैं। कहा गया अल्बुकर्क का विजयनगर शासक कृष्णदेव राय से मधुर संबंध था और राय ने अल्बुकर्क को भटकल में एक किले का निर्माण का अधिकार दे दिया था। समस्या हम ही लोगों में थी ना, हम लोग ज्यादा अच्छे बन जाते थे, इसलिए समस्या भी हो जाती। ज्यादा अच्छा भी खतरनाक होता है। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हुई, उसे वहीं पर दफना दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि अल्बुकर्क को कहां पर दफनाया गया था? तो आपके गोवा में। अभी क्या है? गोवा में। ठीक है, 1515 में। आगे है कि सितंबर 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार आया। पहली बार 1498 में आया, दूसरी बार 502 और 3 में आया और तीसरी बार 1524 में वायसराय उपाधि के साथ आया। इसी यात्रा के दौरान 1524 में उसकी कोचीन में मृत्यु हो गई। कहां पर? कोचीन में। मृत्यु के बाद वास्को डी गामा को कोचीन के सेंट फ्रांसिस चर्च में दफना दिया गया। तो पूछा जाता है कि सेंट फ्रांसिस चर्च में किसको दफनाया गया? तो वास्को डी गामा को दफनाया गया था। लेकिन 1539 में उसके अवशेषों को भारत से वापस ले जाकर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में पुनः दफनाया गया। तो सबसे पहले कहां दफनाया गया था? कोचीन के सेंट फ्रांसिस चर्च में दफनाया गया था। अब आपको याद होना चाहिए सेंट फ्रांसिस चर्च कहाँ है? तो कोचीन में है। ठीक है, 2-3 फैक्ट यहां से निकल के आ रहे। फिर उनके अवशेषों को लेकर के कब? देखो 1524 में मरा था और 1539 में फिर से किसी को याद आया कि अरे नहीं ये तो हमारा है, चलो इसको पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में दफनाते हैं ना।
वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था जिसने यूरोप और एशिया को समुद्री मार्ग से जोड़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत आए पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कूना जो थे, नीनू डी कूना 1529 से 38 के बीच में, तो 1529 से 38 के बीच में रहे ने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। तो किसने बनाया? नीनू डी कूना ने बनाया। डी कूना ने कहा गया सैन थोमा या मद्रास में हुगली और बंगाल और दीव काठियावाड़ में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। तो कहाँ कहाँ किया? तो आप कहेंगे मद्रास में किया, बंगाल में किया और काठियावाड़ में किया। ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए एक केंद्र के रूप में बनाया गया था या प्रयोग में लाया जाता था। इंपॉर्टेंट है, चिपका लो। 1630 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। याद रखना, हुगली को छीना गया था। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू, मक्का और भारत लाए थे। क्या क्या लाए थे? तो पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू लेकर आए थे, आलू लेकर और मक्का आया था। मक्का भारत में। तो अब किसकी देन मानी जाती? तंबाकू किसकी देन मानी जाती? पुर्तगीज या पुर्तगाली की। आलू किसकी देन है? पुर्तगाली की। और मक्का किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। कहा गया पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण या गुजरात और कालीकट तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई। आपसे पूछा जाता है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, किसकी देन है? तो किसकी है? पुर्तगालियों की है। किसकी है? पुर्तगालियों की। तो तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की देन है। और क्या कहा जाता है? जहाज निर्माण तो किसका? पुर्तगालियों का है, जो आपके गुजरात और कालीकट। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, ठीक है, कहा गया 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम, तो कहां पर? गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। तो पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? तो गोवा में है। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त कर यहां से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर वसूली शुरू कर दी। देखो, आए थे ओटन लगे न कपास, ना वही कहानी हो गई। आए थे यहाँ पर ईसाई धर्म प्रचार प्रसार करने और मतलब इनका व्यापार उनका व्यापार समाप्त करने के लिए, लेकिन अब क्या करने लगे? कर वर लेने लगे, टैक्स लेने लगे। अब जान गए हमारी शक्तिशाली, इनकी शक्तिशाली क्या हो रही है? सबसे शक्तिशाली होते जा रहे थे, इनकी शक्तियां बढ़ती जा रही थी ना। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर का स्वामी कहा जाता है पुर्तगालियों को। ठीक है। कहा गया है पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे चिपका के पूछा जा सकता है कि गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा। अगले आते हैं डच। कौन आते हैं? अब आते हैं डच। जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैंने पुर्तगालियों से बता दिया। इससे ज्यादा आप पढ़ेंगे तो आपके लिए नुकसान तो नहीं है, बट इतना फायदा भी नहीं जितना इतने में ही पढ़ने से फायदा मिल जाने वाला है। डच कहा गया 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड से आए थे। हॉलैंड से तो डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त पूंजी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यह भारत में स्थापित पहली संयुक्त पूंजी कंपनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। इस कंपनी को डच संसद कहा गया स्टोटेन जनरल द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। कंपनी की प्रारंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना कितनी? 65 लाख गिल्डर। कहा गया डच नौसेना नायक वादेर हेग, कौन थे? वादेर हेग ने 1605 में कोरोमंडल क्षेत्र में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कंपनी। पुर्तगाली कहाँ सबसे पहले लगाए थे? कोचीन में। और डच कहाँ लगा रहे हैं? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, याद रखना। कोचीन पर डचों का अधिकार 1753 तक रहा। इसके बाद अंग्रेजों के अधीन हो गया था। इंपॉर्टेंट है। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र,
का आयात किया गया, निर्यात किया गया, क्या निर्यात किया गया था, मतलब यहां से क्या किए थे, ले गए थे डचों द्वारा, ठीक है। भारत से नील ले गए थे, सोरा ले गए थे, सूती वस्त्र का ये लोग निर्यात किए थे। आगे आता है, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही पिपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, चिपका लो, ठीक है। कहा गया डचों ने भारत में मसालों की तुलना में कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया, अर्थात भारतीय वस्तु को निर्यात की वस्तु बनाने वाले डच ही थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मसालों को नहीं, इन्होंने कपड़ों को दिया, और कपड़ों को देने के बाद भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने वाले डच ही थे, ठीक है। डचों ने, कहा गया पुलिकट, जो उसका मुख्यालय था पुलिकट में, अपने स्वर्णिम या स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का क्या करवाया, प्रचलन करवाया। तो पैगोडा सिक्के का प्रचलन किसके द्वारा करवाया गया, तो डचों के द्वारा करवाया गया। कहा गया डच और अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में लड़े गए वेदरा के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डच को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया। डच की इतनी कहानी, इससे ज्यादा आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ही खतरा है। आते हैं भाई साहब अंग्रेज। डच के बाद भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति और सैन्य कुशलता से भारत में अपने को मुगल का उत्तराधिकारी सिद्ध किया ना, मुगलों का उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिए थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, अभी आप खुद ही देखेंगे। 1599 ईस्वी में कहा गया जॉन मिल्डन हॉल नामक पहला ब्रिटिश यात्री स्थल मार्ग से भारत आया था। तो कौन आया था पहला, जॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जॉन मिल्डन हॉल नामक पहला ब्रिटिश यात्री स्थल मार्ग से भारत आया था। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट, कहा गया मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई। कब, 1599 में। इनका नाम याद रखना, ये क्या है, इसी कंपनी में कुल 125 हिस्सेदार थे। लंदन में इस कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल सम्राट अकबर था। कौन था, अकबर थे हमारे, ठीक है ना। आइए, कहा गया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र दे दिया, अब प्रदान कर दिया। कालांतर में इस अधिकार पत्र को शासन जेम्स प्रथम ने 1603 से 1625 ईस्वी अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आया, कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य भूभाग नहीं बल्कि व्यापार करना था। अंग्रेजों का केवल व्यापार करने के लिए आए थे, वो तो यहाँ की सत्ता, यहाँ की जनता को देखते हुए उन्होंने ऐसा सब कुछ कर डाला ना। आइए आगे कहा गया 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस, कौन आए, कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा। हॉकिंस फारसी और तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। वह अकबर के नाम लिखा इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। देखिएगा, क्योंकि जब 1608 में आया था, कहां चला गया, ये देखो 1608 में, और 1608 में क्या हुआ था, अकबर की मृत्यु हो चुकी थी 1608 से पहले, और यहाँ पर अब शासन कौन कर रहा था, जहांगीर। लेकिन नाम किसके था, अकबर के नाम लिखा इंग्लैंड के राजा प्रथम, क्योंकि जब 1699 में वो थे तब यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर था, तो उन्हीं के नाम पर पत्र आया था। ये बात गलती से मत भूलना, कथन कारण में पूछ लिया जाता है। तो अकबर के नाम लिखा इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा, क्योंकि शासक अब कौन थे, मुगल शासक, तो जहांगीर था। हॉकिंस ने मुगल दरबार में फारसी भाषा में बात की। सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर 400 का मनसब एवं जागीर सहित खान की उपाधि प्रदान की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो किसे खान की उपाधि दी जाती है, तो आप कहेंगे कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है। हॉकिंस ने मुगल सम्राट से सूरत में एक अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांग सम्राट के अनुमति दे दी। अनुमति मांगी
कि मांगी कि मतलब मुझे सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करना है, हम व्यापार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो सम्राट ने दे दिया ना, क्या किया कि मुगल सम्राट चलिए ठीक है कर लीजिएगा। शीघ्र ही पुर्तगालियों द्वारा सम्राट जहांगीर के कान भरे जाने के कारण सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत से निकल जाने का आदेश भी दिया। तो किसके द्वारा? पुर्तगालियों ने कान भरे ना। आइए आगे देखते हैं। 1612 ईस्वी में कैप्टन वेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों की पराजय कर दिया। तो किसने किया? तो 1612 ईस्वी में कैप्टन वेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। अब देखो शुरू हो गई यहीं से लड़ाई, है ना। फिर 1613 ईस्वी में जारी एक शाही फरमान या जहांगीर की ओर से द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का मुगल राज दरबार में एक एलजी रखने की अनुमति प्राप्त की हो गई। अब बताओ फिर से हो गई, अनुमति मिल गई। कहा गया सूरत में पहला अधिकृत या स्थायी कारखाना सम्राट जहांगीर की अनुमति के बाद 1613 में स्थापित किया गया। इससे पूर्व 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों ने कारखाना स्थापित किया, जिसे अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित पहला अस्थायी कारखाना माना जाता है। अस्थायी तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, और स्थायी कारखाना तो 1613 ईस्वी में किया गया था। कब? 1613 ईस्वी में किया गया था। कहां पर? सूरत में, याद रखना। आगे कहा गया सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 को सूरत पहुंचा, और 1616 को कैप्टन सर थॉमस रो ने अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम, और यह संभवतः व्यवस्थित रूप से भारत में खुलने वाला अंग्रेजों का पहला कारखाना मसूलीपट्टनम ही था। सर थॉमस रो के प्रयत्नों से सन 1616 में अंग्रेजों को कालीकट में व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति मिल गई। चिपका लो भाई। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। फरमान के तहत 500 पैगोड़ा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का अंग्रेजी कंपनी ने एकाधिकार प्राप्त कर लिया। यही गलती होती थी, है ना। अब यहाँ गोलकुंडा के सुल्तान ने कहा ठीक है जाओ फरमान, सुनहरा फरमान, है ना, सुनहरा फरमान जारी कर दिया। कब? तेले एकाधिकार दे दिया। ठीक है, अब भाई साहब क्या करेंगे? गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करना शुरू कर दिए। 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालसोर में, कहां पर? बालसोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। कहां पर? पूर्वी तट पर, याद रखना। 1639 में कहा गया फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को कहा गया चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। अब देखो चंद्रगिरी के राजा थे ना, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। कौन थे? फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को। यहाँ पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की, याद रखना। तो 1639 ईस्वी में कहां पर? मद्रास में। आपसे पूछा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला कहां पर है? तो मद्रास में। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगगाजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बंबई को दहेज के रूप में दे दिया। भैया उनको बचना था कि हम भी व्यापार करते रहें, तो पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगगाजा का विवाह कर दिया। किससे? तो ब्रिटेन के राजा थे, मतलब अंग्रेजों के लोगों से, चार्ल्स द्वितीय से, और मुंबई को दहेज में दे दिया। सोचो मुंबई वगैरह था हमारा, ना ये हमारे, और मुंबई दहेज में देने लगे ना पूछना ना जांचना। क्या बात है भाई। राजकुमार चार्ल्स ने 1668 में मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। लो भाई जाओ ले जाओ ऐश करो। किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है। बंबई के अंग्रेज गवर्नर कहा गया जॉन चाइल्ड ने 1688 में बंबई और
कहा गया पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डालकर मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, जिस कारण औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। किसको? तो जॉन चार्ल्स को। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, चिपका लो। कहा गया 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारिक संस्था बन न रहकर भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी। यही तो खतरनाक हुआ। और फिर हम लोग 1947 तक भोगते रहे। कब तक? 1947 तक ना। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए विशेष फरमान द्वारा 1651 में अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त कर दिया। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों को क्या हुआ, बंगाल के सूबेदार जो थे, लो भाई ले जाओ यहाँ से व्यापार करो, हमें बस कर देते रहना। इसका कितना? 3000, मात्र मतलब चुन्नू सा, इतना नन्ना सा पैसा 3000 रुपए में, सोचो। और कह दिया जाओ व्यापार करो। जब आप किसी को इतना ऊपर उठा दोगे, उसकी औकात नहीं 10 रुपए की, और मतलब उस जगह की औकात थी 3 करोड़, आप 3000 में दे रहे हैं, तो क्या होगा? यही होगा ना। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत 1686 में हुगली में हुई। मुगलों ने हुगली से अंग्रेजों को पलायन करने के लिए विवश किया। तो मुगलों ने क्या किया? विवश किया। अंग्रेजों को एक कहा गया ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। यहाँ से जाट चारनाग के बीच बचाव किया गया। तब परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को 1687 में कहा गया सूतानाती, सुने होंगे, सूतानाती में पुनः लौटने की अनुमति मिल गई। ठीक है, तो किससे? तो आप कहेंगे, ये पूछा जाता है कहां पर शरण लिए थे जाकर अंग्रेज, तो आप कहेंगे ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लिया था जाकर के। ठीक है, आइए 1698-99 बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपए वार्षिक देकर सूतानाती, गोविंदपुर और कहा गया कालीकाता की जमींदारी प्राप्त हो गई। लो, और यही मिलकर आगे चल के क्या बनता है, आइए देखते हैं। कंपनी को कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानाती गांव की जिम्मेदारी जमींदार इब्राहिम खां से मिली। इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव जापचार नाग ने डाली थी। तो कलकत्ता की नींव किसने डाली थी? तो जापचार नाग ने डाली थी। किन 3 राज्यों से मिलकर बने हैं? तो आप कहेंगे गोविंदपुर, सूतानाती और कहां चला गया? कालीकाता। ठीक है, इन तीनों से क्या बना है? हमारा आधुनिक कलकत्ता बना हुआ है, ने डाली। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी है। क्या? कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी है, तो याद रखेंगे। 1700 ईस्वी में स्थापित पहले प्रेसिडेंसी नगर फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर बनकर आया या बनाया गया। कौन बना? तो पहले प्रेसिडेंटी नगर फोर्ट विलियम का प्रथम वाइस गवर्नर सर चार्ल्स आयर बना। अंग्रेजों ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपीय कंपनियों को या यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया था। किसने? औरंगजेब ने। अब आते हैं आपके फ्रांसीसी। कहा गया भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी कंपनी आई। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें का शासनकाल कई युगांतकारी घटनाओं के लिए याद किया जाता है। कहा गया सम्राट लुई 14वें के मंत्री कार्ल बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसे कहा गया कंपनी देश से ओरिएंटल्स कहा गया। तो इस कंपनी का नाम यही दिया गया था ना, किसके द्वारा दिया गया था? तो आप मंत्री कौन थे? कार्ल बर्ट के द्वारा कहा गया था। फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा गया। क्या कहा गया? सरकारी व्यापारिक कंपनी, पहली सरकारी व्यापारिक कंपनी थी। 1667 में कहा गया फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। इसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। याद रखना, खूब पूछे जाते कब, कहां, कौन पहला कारखाना स्थापित हुआ। 1669 में कहा गया मरकारा ने
मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। तो पहली सूरत में हुई थी, दूसरी कहाँ हुई, तो आप कहेंगे मसूलीपट्टनम। 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने क्या हुआ, तो वली कोंडपुर के सूबेदार, कहाँ के, तो आप कहेंगे वली कोंडपुर के सूबेदार शेर खान लोधी से क्या किया, तो आप कहेंगे पर्दचुरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे 1774 ईस्वी में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। बंगाल के सूबेदार, आओ भाई, कहा गया बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां, शाइस्ता प्रवीण नहीं, शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसी को प्रदत्त स्थान पर चंद्रनगर की स्थापना की गई। आपसे पूछा जाता है कि चंद्रनगर की स्थापना किसने की, तो चंद्रनगर की स्थापना शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों के प्रदत्त स्थान पर की गई थी। बिल्कुल लास्ट अब चल रहे, कहा गया डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 में पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन 1697 में संपन्न रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गई। कहा गया पांडिचेरी के कारखानों में मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण किया। तो कहां पर, पांडिचेरी में, ये चेरी लिखा है आपका, ठीक है, पांडिचेरी में किया। 1771 ईस्वी में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा नामक जोसेफ फ्रैंकाई डुप्ले की नियुक्ति हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसके मन में भारत के अंदर यूरोपियन साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा जागृति हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चिपका के रखना अपने साथ इसको। कहा गया डुप्ले ने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजाओं के यहाँ उन्हीं के खर्च पर नियुक्त करवाने की नीति अपनाई तथा इसने भी यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया और कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित क्षेत्र कर्नाटक या कर्नाटक पर अधिकार को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों में अलग अलग 20 वर्ष तक संघर्ष हुआ कि कौन करेगा कर्नाटक में शासन ना। तो अलग अलग 20 साल तक ये संघर्ष चलता रहा ना। आइए तो देखते हैं। कहा गया तत्कालीन कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था जिसकी राजधानी आरकाट थी। क्या थी? आरकाट थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिपका लो इसको, खूब पूछा जाता है, खास करके आरओ यारो में कई बार ये प्रश्न आया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1746 से लेकर 48 के बीच। तो तत्कालिक कारण था अंग्रेज एडमिरल बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया गया था। जबरदस्ती अधिकार कर लिए थे जाकर के, ठीक है ना। तो कौन? तो अंग्रेजी एडमिरल बर्नेट था ना। क्योंकि देखो, जब आप कोई चीज जबरदस्ती पाना चाहते हैं तो आपको क्या यहाँ वहां मुंह मारते फिरेंगे, तभी पा पाएंगे ना। तो क्या, तो कहा गया फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया ना। तो अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया गया था। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या? वियना। तो लड़े जा रहे उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति है तो 1748 में एक्स ला सापेल, क्या एक्स ला सापेल या वर्तमान में यह स्थल जर्मनी की सीमा पर है नामक संधि के संपन्न होने पर भारत में भी इन दोनों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया, जो जिसका था उसको वही मिल गया। संधि का मतलब संधि कर लिया गया। तो अगर आपके अधिकार क्षेत्र में मैंने अधिकार कर रखा है तो मैं वापस कर दूंगी, और मेरे क्षेत्र पर आपने अधिकार कर रखा है तो आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये होती है संधियां। दूसरा आता है कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कहा गया 1749 से 1754 के बीच में, ठीक है। इस समय कर्नाटक के नवाब के पद को लेकर संघर्ष हुआ ना कि कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा। आइए, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता, कर्नाटक के नवाब भी थे, बंगाल के नवाब भी थे, कलकत्ता के नवाब भी थे, है ना। लोग कहते हैं मैंने तो इतिहास में कभी ये पढ़ा ही नहीं है। आइए पढ़ते हैं।
तो इसी बीच कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड में मद्रास आया, इंग्लैंड से कहाँ है, मद्रास आया, और 1751 से लेकर कहा गया 1751 में 500 सिपाहियों के साथ कहां पर, धारवार या धावा बोलकर कब्जा कर लिया। इसे कहा गया आरकाट का घेरा। क्या, आरकाट का घेरा। तो आरकाट का घेरा कब हुआ, तो 1751 में आरकाट का घेरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरकाट का घेरा हुआ। ठीक है। अब फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति की आलोचना करते हुए उसे वापस बुला लिया। डुप्ले के बारे में J.R. मैरियत ने कहा कि डुप्ले ने भारत की पूंजी जो थी मद्रास में तलाश कर भयंकर भूल की। क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया। तो किसने कहा, यह पूछा जा सकता है कथन कि किसने कहा, तो J.R. मैरियत ने कहा कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयंकर भूल की और क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया। अच्छा, अब आता है तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध निकल करके आया, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1757 से लेकर 63 के बीच का तत्कालिक कारण था कि क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार, ठीक है ना, तो अधिकार करने के लिए इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। कौन सी, वांडीवास नामक। तो वांडीवास का युद्ध भी पूछा जाता है, और कब हुआ, किसके बीच हुआ, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 22 जनवरी 1760 को लड़े गए। कब लड़ा गया, वांडीवास का युद्ध, तो आप कहेंगे 1760 में। कभी कभी मिलान करने के लिए प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध मिलान करने के लिए आते हैं, तो याद रखिएगा वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को लड़े गए युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। किसने प्रदान किया, लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। 16 जनवरी 1761 में कहा गया पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। किस पर, पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। आइए, भारत में फ्रांसीसी शक्तियों की असफलता के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, सहयोग नहीं था पहली बात, तो कंपनी का कहा गया सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण। भाई साहब लड़ने जाना है, आप जाओ लड़ाओ, हम देख लेंगे बाद में। इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता थी। फ्रांसीसी नौसेना डुप्ले या बुशी की तुलना में अंग्रेज नौसेना क्लाइव और लॉरेंस आर्कुट की अधिक सूझबूझ वाले थे। ठीक है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 1763 में संपन्न पेरिस की संधि के बाद सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। कौन सा, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था ना, ये वाला देखो, साथ साथ चला था, 57 इधर और वैसे 64 तक चला था ना, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक है, चलिएगा। तो सप्तवर्षीय युद्ध 1763 में संपन्न पेरिस की संधि के बाद, तो 1763 में पेरिस की संधि हुई और उसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। कर्नाटक के तृतीय युद्ध को ही सप्तवर्षीय कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध एक विश्व युद्ध था जो 1754 तथा 1763 के बीच लड़ा गया। इसमें एक और ब्रिटेन, पर्शिया, पुर्तगाल तथा मित्र देश शामिल थे, तो दूसरी ओर फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, रूस और स्वीडन शामिल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सप्तवर्षीय वर्ष ना, तो 53 वहां 63 नहीं, 63 ही रहने दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या था, ये वाला था ना, सप्तवर्षीय युद्ध कौन कौन थे। एक विश्व युद्ध था जो 1754 से लेकर 1763 तक चला था। आगे बढ़ते हैं। डेन, बस छोटा सा है, खत्म, इतना ही है डेन ना, इतना ही है आपका डेन। आइए, तो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। ठीक है, इस कंपनी ने 1620 में त्रिकोआर या तमिलनाडु तथा 1676 में श्री रामपुर या बंगाल में अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की। 1745 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सभी फैक्ट्री ब्रिटिश कंपनियों को बेच दी। किसको, ब्रिटिश फैक्ट्रियों को, है ना, ब्रिटिश कंपनियों को बेच दी। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगीज आए, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी।
भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में 1761 में वापस गए भारत से। ठीक है, तो ये थी आपकी एक ही साथ एक ही समय एक ही पार्ट पर आपके यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। अब आप सभी लोग चाहे बिहार शिक्षक भर्ती दे रहे हो, ये आपको 45 मिनट या 40 मिनट के अंदर अंदर टॉपिक समाप्त किया गया, इससे कम समय में कोई नहीं समाप्त करेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।